Welcome to Your Weekly Mala, written by Nimra Ahmed, narrated by Harf. निम्रा अहमद की कहानी माला, हर्फ के साथ 11वीं किस्त। माँ की तबीयत बुझी बुझी सी थी। वो आज कुछ ज्यादा ही भूल रही थी। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बस बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटी रही थी। माला उनके साथ बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। सर पे दुपट्टा लपेटे वो माँ का हाथ पकड़े जेरे लब कोई दुआ बड़बड़ा रही थी। वशफ अंता शाफी, वशफ अंता शाफी, शिफा अता फरमा, बेशक तू ही शिफा देने वाला है। ऐसी अजीब सी हालत में समझ नहीं आता था कि क्या दुआ मांगी जाए। वो बस शिफा मांग रही थी। दफतन फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठा के देखा, माही कॉलिंग। माला के दिल पे बोझ सा आ गया। वो माही से कैसे बात करेगी? माही यकीनन रो रही होगी। उसके अंदर इस वक्त रोने की सकत तक नहीं थी, मगर उसे कॉल उठानी थी। माँ का हाथ आहिस्ता से छुड़ा के उसने मोबाइल उठा लिया और बाहर निकल आई। लॉन में जाके उसने फोन कान से लगाया। माही, उसकी आवाज गीली थी। माला, सारे ट्यूमर्स लाइलाज नहीं होते, मैं गूगल पे पढ़ रही थी। माही रो नहीं रही थी, वो तेज तेज बोल रही थी। अपने किचन काउंटर की ऊंची कुर्सी पर बैठे वो लैपटॉप सामने खोले बैठी स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी। उसकी रोई रोई मुतवरम आंखों तले हल्के थे और नाक गुलाबी हो रही थी, मगर फिलहाल वो रो नहीं रही थी। माही, प्लीज गूगल मत किया करो, गूगल बहुत कंफ्यूज करता है। मोहित ने कहा है कि एक ग्लाओमा लगता है, लेकिन ब्रेन स्कैन से कोई नहीं बता सकता कि ट्यूमर की टाइप क्या है, जब तक कि दिमाग खोल के उसके हर शय को बाहर ना निकाला जाए। और जानती हो वो कौन सा ट्यूमर है जो एमआरआई में बिल्कुल ग्लाओमा जैसा लगता है? उसकी आवाज में उम्मीद जागी। वो मेनिंजियोमा होता है, वो बिल्कुल ग्लाओमा जैसा दिखाई देता है। वो उसकी नहीं सुन रही थी। और पता है, ग्लायोमा सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है। ये ब्रेन के अंदर से बनता है। उसका इलाज नहीं होता, लेकिन माँ की जो अलामात हैं उनसे मुझे लगता है माँ को ग्लायोमा नहीं है, माँ को मेनिंजियोमा है। वो स्क्रीन को गौर से देखते हुए पढ़ के बताने लगी। मेनिंजियोमा ब्रेन के अंदर का ट्यूमर नहीं है, ये ब्रेन के बाहर मेनिंजाई की तह में बनता है। ये स्कैन में बिल्कुल ग्लायोमा जैसा लगता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। इसको निकाला जा सकता है और इतनी सुस्त रवि से बनता है कि अगर उसे निकाल लिया जाए तो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ भी दिया जाए, तब भी उसे दोबारा इतना बड़ा होने के लिए 20 से 25 साल चाहिए हैं। मैंने यहाँ इतने लोगों के केसेस पढ़े हैं माला, जिनका मेनिंजियोमा ऑपरेट हुआ था और फिर वो 20-25 साल तक बिल्कुल फिट और सेहतमंद रहे थे। तुम देखना, माँ का ट्यूमर ग्लायोमा नहीं निकलेगा, वो मेनिंजियोमा होगा। वो उम्मीद का सहारा ले रही थी, या शायद वो माला से उम्मीद मांग रही थी। माही, उसने गहरी सांस ली। माँ ठीक हो जाएंगी। एक आंसू उसकी आंख से टपका और गाल से फिसल के गर्दन तक चला गया। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बड़बड़ाई। फिर उसने कॉल काट दी। माही ठीक नहीं थी, वो जानती थी, मगर वो माही के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। बॉस, आवाज पे वो चौंकी। फिर पलट के देखा, लॉन के दहाने पे कैफ खड़ा था। माथे पर बाल बिखरे थे, जीन्स, टी शर्ट और जॉगर्स में मलबूस वो अपनी असली हुलिये में था। कैफ की जिंदगी कितनी आसान थी, क्योंकि कैफ की माँ को ब्रेन ट्यूमर नहीं था। क्या हुआ है बड़ी बीबी को? वो उसके करीब चलता आया। उसकी आंखों में फिक्रमंदी थी। आप जब से अस्पताल से वापस आई हैं, आप ठीक नहीं हैं। वो उसके ऐन सामने आ रुका। कशमाला ने भीगी आंखों से उसकी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों को देखा। माँ को ब्रेन ट्यूमर है, उसने खुद को धीरे से कहते सुना। कैफ ने आंखें कर्ब से बंद कर ली और सर झुका दिया। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए हुए था। जहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया था। अस्पताल के बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। उसके चेहरे से लगता था कभी वो एक खूबसूरत मर्द होगा, लेकिन आज वो एक नहीफ और लागर सा वजूद बन के रह गया था। वो उनका बूढ़ा हाथ थामे खड़ा था। उसका चेहरा आज के मुकाबले में कम उम्र था और आंखों में आंसू थे। कोई उसके कंधे के करीब आके कह रहा था, तुम्हारे अब्बा को ब्रेन ट्यूमर है, और वो भी ग्लाओमा। वो 6 माह से ज्यादा नहीं जिएंगे। कैफ ने आंखें खोली और चेहरा उठाया। उसकी आंखें खुश्क थीं। आई एम सो सॉरी कशमाला बीबी, मैं समझ सकता हूं। कशमाला ने नफी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकते,
कोई भी ये नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उससे ना गुजरे। कैफ उसे देखता रहा, चेहरा बेतासुर रहा, फिर बोला तो आवाज हमवार थी। किस तरह का ट्यूमर है? अभी डॉक्टर वोरा के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन है वो स्कैन देख के बताएंगे कि क्या है। फिर उसने आवाज धीमी की। घर में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कैफ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं। आप बेफिक्र रहे, मैं घर पे हूं, मैनेज कर लूंगा। गेट पे हॉर्न हुआ तो वो समझ गई कि मोहित पहुंच चुका था। उन दोनों को डॉक्टर वोहरा के पास जाना था। माला जल्दी जल्दी उसे हिदायत देने लगी। तुम अंदर मेरे कमरे में माँ के पास बैठ जाओ और बख्तबी से कहो वो भी साथ बैठी रहे। मैं सिर्फ बख्तबी पे माँ को छोड़ के नहीं जा सकती। श्योर, मैं सब मैनेज कर लूंगा, आप जाएं। वो उसे जाते देखता रहा। वो इतनी तेजी से बाहर निकली थी कि हाथ में सिर्फ फोन था, पर्स तक नहीं उठाया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर वोरा का क्लिनिक उनके घर में बना था। 4 कनाल के बड़े से घर को आधा क्लिनिक बनाया गया था। जिस एंट्रेंस से वो क्लिनिक में दाखिल हुए वहां गमले ही गमले रखे थे। छत से बेलें गिरती हुई दरवाजों तक लटक रही थी। डॉक्टर वोरा का ऑफिस लकड़ी के रंग में सजा था। वो अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पर बैठे रिपोर्ट्स देख रहे थे। कमरे में लगे एक रोशनी के चौखटे पे माँ का MRI स्कैन लगा था, जिसे कुछ देर डॉक्टर वोरा ने स्टडी किया था। फिर उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और सामने बैठे नौजवान डॉक्टर और उसकी बहन को देखा, जिनके चेहरे बेबस और आंखें बेचैन थी। मैंने तमाम स्कैन और रिपोर्ट्स देखी हैं, उन्होंने खनकार के बाद का आगाज किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कशमाला का सांस रुक गया। मेनिंजियोमा, कहते कि ये मेनिंजियोमा है, ये ग्लायोमा है। उम्मीद का फानूस छन से फर्श पे आ गिरा और चकनाचूर हो गया। सारी बत्तियां बुझ गईं, दुनिया तारीक हो गई जैसे। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको आपने सब्र से सुनना है। अगर आपकी वालदा के ब्रेन में ये चीज है जो स्कैन में नजर आ रही है तो उनके पास सिर्फ 6 माह है। कशमाला ने गिनती की। आज 1 मई थी। 6 माह बाद 1 नवंबर आनी थी। दिमाग कैसी अजीब चीज है, इस हालत में भी हिसाब किताब से नहीं चूकता। अगर सर्जरी करवाएं? उन्होंने सवालिया नजरों से माला को देखा। आप डॉक्टर हैं? उफ, ये सवाल। नहीं, मैं बिजनेस वुमन हूं। देखिए बेटा, डॉक्टर वोरा ने सादगी से कहना शुरू किया, ये ग्लायोमा है। इसको निकलवाने का फायदा नहीं है क्योंकि सर्जरी कामयाब नहीं होगी। लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। ये वैसे भी एक डॉक्टर्स मदर का केस है। किसी ने हाथ डाला भी तो सर्जरी के दौरान ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिससे उनके जिस्म के किसी हिस्से के मफलूज होने का डर है। ब्लड प्रेशर ना संभला तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमा में जा सकती हैं। रेडिएशन? अगर रेडिएशन लगवाएं तो? बेचैनी से बोली। गामा नाइफ नहीं हो सकेगी, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है। ना सर्जरी करवा सकते हैं, ना शुआएं लगवा सकते हैं। फिर हम क्या करें? उसकी आवाज बुलंद होने लगी। दवाइयों से उनकी अलामात और दर्द को कम किया जा सकता है, अलबत्ता उनकी यादाश्त ऐसे ही खत्म होती रहेगी। कुछ अरसे बाद फिट्स, दौरे पड़ेंगे, खून की उल्टियां आ सकती हैं, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। ये सब ग्लायोमा के आखिरी स्टेज पे होता है। वो अपने तय एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। उनका अंदाज नर्म था, वो हकीकत बता रहे थे, मगर माला का दिल चाहा डॉक्टर को गिरबान से पकड़े और दीवार पे उसका सर दे मारे। इतनी दफा कि उसके सर से खून बहने लगे। वो कैसे इतने आराम से कह सकते हैं कि माँ को दौरे पड़ सकते हैं? मगर माँ को अभी तक फिट्स नहीं पड़े, मोहित चौंक के बोला। इतने बड़े ग्लायोमा के साथ फिट्स पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिट्स ना पड़े? क्या उन्होंने सर दर्द की शिकायत नहीं की? नहीं, शायद उनको सर में दर्द ही ना होता हो। फिर से बोली, इतने बड़े ट्यूमर के साथ सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, बल्कि सर में बम फट रहे होते हैं। अगर आपकी माँ ने शिकायत नहीं की तो उनके आसाब बहुत मजबूत हैं। वो एक बहुत बहादुर खातून है। और उनकी आवाज धीमी हुई, वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, आपने उनका ख्याल रखना है। वो अगले चंद लम्हे बोलते रहे। मोहित गर्दन झुका के सुनता रहा और वो मुट्ठियां भींचे। वो उनको अपनी माँ के जनाजे की तैयारी करने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 माह है बस, अब उन्हें उन 6 माह तक माँ का ख्याल रखना है और उनकी तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश करनी है।
وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے موعید کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا۔ اس کا رونے کا فیز گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر موعید اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ موعید، اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر وہرا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر وہرا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ موعید نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے موعید کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے اس گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالہ کو لگا کوئی سرجن اتنا جیدار نہیں ہوگا کہ حورے جہاں کے برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ اس کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرت کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں موعید تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کے اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پہ لے کر گیا۔ ایک ڈرامے ہی ہے میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پر ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا، کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی۔ یہ کہوا ہے، آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا۔ اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے۔ میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری۔ نظریں جھکا دیں۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہے سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھی۔ دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسہ نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سا اسے دیکھے گیا۔ کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی، ہیلو مالا، کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہان میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی، اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے، سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سے رکھنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ حورے جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی۔ خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پر اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟
وہ اس के सामने कुर्सी पर बैठा और गौर से उसका चेहरा देखा। कबीरा ताई को कैसे मालूम है कि माँ को ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? कैफ ने हैरत से उसे देखा। ये नहीं हो सकता, सलीम और उसकी माँ तक को नहीं मालूम। कबीरा ताई को हमारे घर की खबरें कौन दे रहा है? वो अभी तक बेयकीन थी, टांगे बेजान महसूस हो रही थी। पहले मुझे बताएं, ये कबीरा ताई कौन है? वो अचंभे का शिकार था। वो जो उस दिन शादी पे थी, छोटे बालों वाली साड़ी पहने, वो बताने लगी दबे दबे अल्फाज में जो भी वो कबीरा के मुतालिक जानती थी। और ये बताते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कैफ को इस बारे में बताया था, लेकिन कैफ जाहिर है कबीरा ताई को नहीं बता सकता था। उसका उनसे कोई ताल्लुक कैसे हो सकता था? अच्छा, वो मुझे याद आ गई, वो सोचते हुए कह रहा था। वो बाहर किस मुल्क में रहती थी? इंग्लैंड में। उनका बेटा अब भी वहीं होता है। कैफ चौंका, सहन में कूंदा सा लपका। उनका बेटा इंग्लैंड में होता है? हाँ। एक और बात भी थी जो कबीरा ताई के बारे में मशहूर थी, लेकिन वो बात कशमाला कैफ को नहीं बता सकती थी। वो उसका यकीन नहीं करेगा, कोई भी ना करता। और कबीरा ताई साइकोपैथ भी हैं, और कुछ नफ्सियाती मराइज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ करते हैं। उनके बेटे के भी ऐसे मसले हो सकते हैं। वो सोच सोच के बोल रहा था। कशमाला उसकी पूरी बात नहीं सुन रही थी। उसका चेहरा अब गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसकी माँ को ट्यूमर था और कबीरा ताई इस बात से लुत्फानंदोज हो रही थी। अजीब बेबसी सी बेबसी थी। आपको कभी यह एहसास नहीं हुआ कि कबीरा ताई का बेटा आपका ताक़ुबकार हो सकता है? उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। कशमाला मुबीन और माहिर फरीद के दरमियान बिल आखिर एक कड़ी उसे नजर आई थी, एक कनेक्शन जो इस सारे पजल को जोड़ता था। वो यहाँ क्यों था? वो किस खेल का हिस्सा था? उसे बिल आखिर जवाब मिलने वाला था। मैं उनके बेटे को नहीं जानती, उसका नाम तक मुझे याद नहीं। माँ ही कहती है उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो झूठ बोलती है। उनको बेटे का शौक था, इसलिए वो एक कहानी घर के लोगों को सुनाती हैं, वरना कभी तो नजर आता उनका बेटा। माँ जरा सा हिली तो कैफ फौरन खड़ा हो गया। मैं चलता हूं, वरना बीवी को बुरा लगेगा। हम इस किस्से को बाद में यहीं से शुरू करेंगे। उसे वहां से हटने का बहाना चाहिए था। कशमाला ने बस सर हिला दिया। उसका चेहरा अभी तक तमतमा रहा था। वो गुस्से और बेबसी से माही को कॉल मिलाने लगी। बाहर लॉन में आते ही उसने मोबाइल निकाला और व्हाइट हेयर के नाम से चैट खोली। वो मैसेज लिखने लगा था जब उसने चैट का आखिरी मैसेज देखा। शाम में उसने मालिक को एक पैगाम भेजा था। कशमाला की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। मालिक का जवाब कुछ यूं मौसूल हुआ था। सुन के अफसोस हुआ। वो जो मैसेज टाइप करने लगा था रुक गया। उसने सिर्फ मालिक को ये बात बताई थी। फिर ये कबीरा बेगम तक कैसे पहुंची? क्या वो मालिक पे एतबार कर सकता था? शायद नहीं। कबीरा ताई के बारे में जो नई मालूमात उसे मिली थी, उनका ताक्कुब वो कम से कम मालिक के जरिए नहीं कर सकता था। वो इनबॉक्स में वापस गया और जारा कैफ के नाम की चैट खोली। मुझे तुमसे एक काम है। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ स्कॉटलैंड यार्ड में होता है ना? मुझे एक आदमी ढूंढना है, लेकिन बिल्कुल राजदारी से। वो इंग्लैंड में रहता है। उनकी माँ का नाम कबीरा है। मैं कबीरा और उसकी फैमिली की तमाम तफसीलात मालूम करवा के भेजता हूँ। क्या तुम अपने तौर पे पता करवा सकती हो? लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी सूरत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। वो रुका और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी उंगलियों ने आखिरी सतर लिखी। मैं तुम पर बहुत ज्यादा एतबार करता हूँ। क्या तुम ये कर लोगी? जवाब चंद लम्हों में ही मौसूल हो गया था। ऑफ कोर्स। क्या मैंने इतने बरसों में कभी तुम्हें ना कहा है? कैफ खुले दिल से मुस्कुराया। सिर्फ जारा ही थी जो उसके ऐसे मसाइल हल किया करती थी। बाब 3। जब हम छोटे थे, हमें कहानियों में जादू अपना गर्विदा बना लेता था। फिर हम बड़े हुए और हम डरने लगे, मोहब्बत से। न जाने किस मकाम पे हमने भुला दिया इस बात को कि जादू और मोहब्बत एक ही शय है। J.R. रॉग। तारीख थी 5 अप्रैल की। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था इस मुलाकात के खत्म होने का। होटल स्वीट में वो दोनों घड़ी के 6 और 12 की सुइयों की तरह आमने सामने खड़े थे। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता।
माहिर फरीद सर्द लहजे में कह रहा था। तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब खत्म होगी जब मैं कहूंगा, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने मैकेन की अंदाज में सर हिला दिया। पैसे, मेंटरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी जरूरियात थी, लेकिन इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मजीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाजा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नजर हटाई और मालिक को देख के अबरू से दरवाजा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास की कार्ड है, खुद खोल लेगा। चंद लम्हे बाद कार्ड स्वाइप होने की बीप बची, फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक दरवाजा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झुंझुला के कहते हुए रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे खिड़की के शीशे में मध्यम सा अक्स दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर ट्रे में डिस्पोजेबल कप नजर आ रहे थे। कैफ जमाल को देख के नौवारिद ने नजरें झुकाई, कप गिने, 1, 2, 3, फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती की। अब के वो बोला तो आवाज में माजरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहां हम 4 लोग होंगे। कैफ को खुद नहीं मालूम था कि उस रोज होटल स्वीट में वो 3 नहीं 4 होंगे। उसने माहिर फरीद से नजरें हटाई और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। नौवारिद उम्र में 26-27 बरस का नौजवान लगता था। बाल स्याह घुंघराले थे, माथे पर एक तरफ से आगे को गिरते थे, कानों के ऊपर से उस तरह फिरा था। उसका लिबास भी उसके बालों की तरह कैजुअल सा था। गोल गले की टी शर्ट पर हल्का नीला कोट जिसके आस्तीन रूश थे। कोहनी के आसपास सिलवटें डाल के इकट्ठे सिले थे ताकि आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तासुर मिले। वो क्लीन शेव मुस्कुराते चेहरे वाला नौजवान पैरों में बिना जराबों के ओवरसाइज जॉगर्स पहने हुए था। उसने ट्रे मेज पर रखी अपना कप उठाया और स्ट्रॉ होंठों में डालता एक सिंगल सोफे पर जा बैठा। टांग पर टांग जमाई और जॉगर वाला पैर झलाते हुए दिलचस्पी से कैफ को देखा। कोई मुझे बताएगा ये कौन है? उसका लहजा काफी हद तक एक्सेंटेड था। ये कैफ जमाल है, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इसे बुलाया है। कैफ? ये कैफ है? नवारिद हल्का सा हंस दिया। एनीवेज, मैं सबका चाय कहवा ले आया हूं, होटल किचन से खुद बनवा के। सॉरी कैफ, मुझे तुम्हारी आमद का इल्म नहीं था। माजरत करके स्ट्रॉ लबों से लगा लिया। कैफ अभी तक अचंभे से उस नौजवान को देख रहा था जो इस सारे मंजरनामे में मिसफिट था। कैफ को अपनी तरफ देखता पाके उसने स्ट्रॉ होंठों से हटाया और दिलकशी से मुस्कुराया। मैं बीरबल हूं, तुम मुझे बीर कह सकते हो, या जैसे माहिर कहता है, सिर्फ बी। उसके कोल्ड कॉफी कप के ऊपर मार्कर से लिखा बीरबल उसे अब नजर आया था। बस एक नजर इस नाम को पढ़ा और जवाब दिए बिना माहिर फरीद की तरफ मुड़ गया। उसे इन लोगों के साथ न मुस्कुराने की जरूरत थी, न ज्यादा घुलने मिलने की। मजीद कोई सवाल? माहिर ने अब्रू उठा के पूछा। एक ही दफा सब सवाल पूछ लो। मालिक अपना कप उठाते हुए अब कोफ्त ज़दा लग रहा था, जैसे वो जल्द अज जल्द कैफ जमाल को वहां से भेजना चाहता हो। अगले 2 माह में मुझसे राब्ते में कौन रहेगा? सिर्फ मालिक, क्योंकि मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। माहिर ने अपने कप को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो दोनों इसी तरह आमने सामने खड़े थे। ठीक है, मैं 2 माह तक इस जॉब को करूंगा, कैफ सोच सोच के बोल रहा था। उसे तमाम पहलुओं पर गौर करना था। वो बार बार पैसे उठा के वापस इस स्वीट में नहीं आ सकता था। उसे इस साइकोपैथ से जो मनवाना था, अभी मनवाना था। लेकिन अगर मुझे उस लड़की की नौकरी अच्छी लगी और 2 माह के बाद भी मैं उस नौकरी को करना चाहूं तो? रुक के वजाहत की। वो एक कामयाब रेस्टोरेंट चलाती है, मैं उसके पास रह के बहुत कुछ सीख सकता हूं। इस बात पे होटल स्वीट में सन्नाटा छा गया। मालिक और माहिर ने एक दूसरे को देखा और स्ट्रॉ से घून भरता बीरबल हंस दिया।
پھر کپ نیچے کر کے محظوظ انداز میں بولا, ماہر, تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی؟ کیا؟ کیف نے چونک کے باری باری ان کو دیکھا. ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے. کیف جمال, ماہر فرید کھنکارا. آواز میں قدرے نرمی تھی. تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے. میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا. قدرے توقف سے بات جاری رکھی. جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھی. کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا. مجھے یاد ہے. یاد ہے تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ. بہت بہتر. آپ نے کہا تھا کہ... وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا. پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پر رواں دواں تھی. چلیوک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وانکوور کی اونچی عمارتوں کی سکائی لائن نظر آنے لگی تھی. وانکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا. یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے. دنیا بھر کے عمراء اور رؤساء میں اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اس گھر کو لے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں. ماہی کے شہر چلیوک سے یہ شہر وانکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا. وہ عمراء کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی. وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی. آخری سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی. آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترے محسوس ہو رہے تھے. بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی. بس کے شیشے پر اس کے سانس سے دھن بن گئی تھی. ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی. 1 2 3 4. وہ ایم لکھ رہی تھی. بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے کار کے شیشوں پر دھن جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا. وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پر ایسے ہی اپنا نام لکھا کرتے تھے. ماں کہتی تھی بڑے فضول حرکتیں نہ کیا کرو. رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے. ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی. وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دانت سے ایک سوراخ کرتی. ایک پکوڑا منہ میں, ایک گھونٹ چٹنی کا. اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں. اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے, اعلیٰ ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے تھے. عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے, لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا. دھن چھٹنے لگی. اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا. دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا. اس نے بیل بجائی. بس کی رفتار آہستہ ہوئی. وہ سٹاپ پر اتری تو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی. دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا. سٹاپ پر نصب بینچ پر بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا. یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا, لیکن اسے یہ رسک لینا تھا. چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی, پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا. بارش جلد شروع ہونے والی تھی. تبھی اسے خیال آیا. بالوں پر ہاتھ پھیرا. چھوٹے کٹے بالوں پر ہیئر بینڈ لگا تھا. اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا سکارف اتارا اور سر پر لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی. بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی. سفید جاگر سے چلتے ہوئے وہ سائیڈ واک پر آگے بڑھ رہی تھی. اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اسٹریٹ کے دہانے پر بنی تھی. بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی. عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا. اس پر بھی دھن جمی تھی. وہ عادتاً اس پر انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی. تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا. وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی. السلام علیکم مہابینا. بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائد سامنے نظر آئے. انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا. وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں. عباد نہیں آیا؟ نہیں, مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائد. وہ تیزی سے اندر آئی, جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی. کوریڈور سے گزر کے ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے. کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھی. 2-4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے. غالباً ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے. میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی, ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر رائد نے سر ہلایا اور ایک کونے میں چلے آئے. وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھی. ساتھ کھڑکی تھی.
उसके शीशे पर भी हल्की सी धुंध जमी थी, लेकिन बाहर की तरफ। वो इस पर लकीरें नहीं खींच सकती थी। बताइए, क्या चीज आपको आज मस्जिद खींच लाई? वो दोनों आमने सामने बैठ गए तो माही ने बैकपैक से स्केचबुक निकाली, मगर उसे खोला नहीं। उसे डॉक्टर रायत को देखते हुए बेबसी से पूछा, एक बच्चा है, मैं उसका गला दबा के उसे मारना चाहती हूँ। 2 दफा कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मरता। मैं आपसे पूछने आई हूं कि मैं उसे कैसे मारूं। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ रहिएगा माला की किस्त नंबर 12 के लिए।